द हिंदू न्यूज़पेपर का 24 फेब का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं हमारे 24 फेब के क्या कुछ थे। ये एक पवन खेरा हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, इनका कुछ एयरपोर्ट ड्रामा वगैरह था। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी के रेवेन्यूज़ में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक डेटा का अपडेट है जो कि मंथली के हिसाब से मिलता है, वो एग्जाम में यूज़ नहीं होता कहीं पर भी। QR कोड्स का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, बस एक अपडेट था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का, बट ये भी एग्जाम में यूज़ होने वाला नहीं है कहीं पर भी। देखते हैं आगे की तरफ हमारा कौन सा टॉपिक है जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ये जो IIT में जिस बच्चे ने सुसाइड किया था ना, तो उसको लेकर के कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, बट इसमें भी सुसाइड का टॉपिक तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया था, नथिंग मोर रेलिवेंट। एडिटोरियल्स में हम लोग आज एक ये वाला कवर करेंगे, ये एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एस्टिमेट्स हैं, ये दो आज हम लोग कवर करेंगे। राइट्स एट द सेंटर, चिल्ड्रन को लेकर के उनके राइट क्या कुछ होते हैं, और बॉर्डर सेफ्टी को लेकर के दो छोटे छोटे से हैं ये, एंड इनको कल कवर करेंगे। अच्छा, कल के जो मैंने दो बताए थे ना, उसमें एक तो खिलाड़ी वाला था, वो आज हम लोग कवर कर रहे हैं साथ में। एक डेमोक्रेसी वाला था, मैंने कहा था कि मतलब ऐसा होता है ना कि 3-4 अगर एडिटोरियल आता है तो मैं कहता हूँ कि दो कल कवर करेंगे, दो आज कवर करेंगे ऐसे। तो जैसे आज का है तो आज के में ये फ्रेश, ये दो आज के हो जाएंगे, और दो प्रीवियस ईयर डे के, खिलाड़ी वाला, डेमोक्रेसी वाला। खिलाड़ी वाला तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जो डेमोक्रेसी वाला था ना, जब उसे पढ़ने लगा तो समझ में आया कि उसमें ना बीजेपी कांग्रेस की आपस की लड़ाई ज़्यादा थी, उसमें आपको एग्जाम का कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे। इनको मैंने देख लिया है, इसमें काम की चीज़ें हैं, मैंने एडवांस में देख लिया है, तो दोनों कवर किए जा सकते हैं। देन ये डज द एंटी डिफेक्शन लॉ नीड चेंजेस, ये अगेन सेम एंटी डिफेक्शन लॉ वाला ही टॉपिक है, तो यहाँ पर भी चल रहा है। ये महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस था ना, उसको लेकर के अभी ज़्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। आज 3 न्यूज़ हैं इसको लेकर के। देन वी हैव दिस थिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स विद डिजिटल स्किल्स टू इंडिया GDP। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ह्यूमन इकॉनमी को लेकर के। तो 10 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया था वर्कर्स के द्वारा, जिसमें एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स थी इंडिया के एनुअल GDP के लिए, और ये अमेजॉन वेब सर्विसेज की एक स्टडी की गई थी। तो उससे पता चला था कि जो वर्कर्स जिनके पास एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स है ना, वो 92% ज़्यादा हाई सैलरी अर्न करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। उनके पास सिमिलर एजुकेशन होती है, लेकिन उतनी अच्छी डिजिटल स्किल्स नहीं होती है। तो 1% जो उसके पास नॉर्मल डिजिटल स्किल्स है, वो अगर 100 रुपये अर्न कर रहा होता है ना, तो एक और पर्सन होगा जो उससे 92% हायर अर्न कर रहा होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 192 रुपीज़ अर्न कर रहा होता है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है उसकी सैलरी वहाँ पर। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट था कि हाउ इंपॉर्टेंट इज़ द एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स। अब बात सिर्फ स्किल्स की नहीं है, बात यहाँ पर एडवांस्ड डिजिटल स्किल्स की है। तो दिस कैन बी यूज मल्टीपल प्लेसेस पे, इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और GS2 में कहीं ना कहीं आप लोग जब स्किल इंडिया वाले टॉपिक्स हो, फिर GS1 में भी कर सकते हो, सोसाइटी के सेक्शन में कहीं पर कर लिया, इवन एसेज के अंदर ये टॉपिक लिख सकते हो। इनइक्वालिटी को लेकर के जहाँ बात की जाती है इनकम को, तो वहाँ ये डेटा कोट किया जा सकता है। वी हैव दिस टॉपिक द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ द रशियाज वॉर इन यूक्रेन। तो आज 1 साल हो चुके हैं रशिया ने जब इन्वेजन किया था यूक्रेन की तरफ, एंड उसके वहाँ पर वॉर स्टार्ट किया था। तो इवन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, लेकिन इन्होंने अपना पर्टिकुलर लोकेशन वाइज बता रखा है, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो हुआ। हमको उससे एग्जाम में कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे टॉपिक में इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है, रशिया के साथ इंडिया ने क्या कुछ अपने इंगेजमेंट्स इंक्रीज़ किए थे, तो उस सब का जिक्र इसमें नहीं था कहीं पर भी खास। एक पॉइंट ये था बस कि वेस्ट की स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव रही है, लेकिन वो भी कुछ खास ऐसा मिला नहीं, क्योंकि इसको लेकर के समराइज कंटेंट आ जाएगा आपका बाय द टाइम यू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम ना, तब तक आ जाएगा। तो दैट्स वाई यू कैन इग्नोर दिस हेयर। टीचर्स वाला टॉपिक है। ओके, नाउ वी हैव दिस टॉपिक अगेन। मैंने कहा था कि ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहा है। तो जो उद्धव ठाकरे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है कि जो वो सेना, शिवसेना की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका सिंबल एकनाथ शिंदे को दे देंगे। अभी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ये उद्धव ठाकरे कौन है? महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन की पावर को क्वेश्चन किया था कि भाई शिवसेना की पार्टी का जो सिंबल था, जो नेम था, वो अपनी एकनाथ शिंदे के ग्रुप को आप कैसे दे सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इनका ये पूरा मुद्दा चल रहा था। तो उद्धव ठाकरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपिल सिब्बल, एंड तो उन्होंने कहा था कि पैराग्राफ 15 जो है ना इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर ऑफ 1968 का, वो तब हम उसको कंसिडर करते हैं जब बात होती है कि पॉलिटिकल पार्टी के विद इन कोई राइवलरी होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है ना, यहाँ पर राइवलरी का नहीं चल रहा है, यहाँ पर 39 MLAs हैं जिनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है और वो पेंडिंग चल रहा है अभी तक। उन्होंने ये भी कहा था, जो इनके
लॉयर हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि गवर्नर का क्या रोल हो सकता है। उनका गवर्नर के पास ना कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है ऐसे रेबल लेजिस्लेचर्स को जिनके अगेंस्ट ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन चल रहा है उनको स्वेयर इन करने का, यानी कि उनको चीफ मिनिस्टर की ओथ देने का। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो उस समय शिवसेना के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने कहा था कि किस कैपेसिटी के अंदर गवर्नर ने एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की थी और किस कैपेसिटी में उनको ओथ दे करके चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो यहाँ पर ये भी मुद्दा उठ रहा है इलेक्शन कमीशन के सिंबल्स ऑर्डर को लेकर के। जस्ट कीप दिस इन माइंड। ये पूरा मैटर भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, एंड लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कंक्लूजन पर पहुंचता है, तभी सब समराइज हो जाएगा। तो देखा, आज 3 टॉपिक्स हैं इस न्यूज़ को लेकर के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर है जो न्यूज़ में चल रहा है। और दिस इज़ अगेन एन अपडेट। 60% जो इंडिया के वोटर्स हैं ना, वो उन्होंने लिंक किया हुआ है अपने आधार को वोटर आईडी के साथ। ये आरटीआई से पता चला था, द हिंदू को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 94.5 जो हमारे वोटर्स हैं ना, वोटर तो वही हो सकते हैं जो 18 ईयर्स प्लस हो सकते हैं, उनमें से 60% ने, तो कितना बनता है ये, ऑलमोस्ट 56 करोड़ बनता है। इतने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोटर कार्ड को अपने आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये, इलेक्शन लॉज में 2021 में एक अमेंडमेंट पास किया गया था। उन्होंने अलाउ किया था कि इलेक्शन अथॉरिटीज़ ना 12 डिजिट का जो हमारा नंबर होता है ना आधार का, वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ त्रिपुरा के अंदर रिसेंटली जो पोल्स हुए थे लास्ट वीक में, वहाँ पर हाईएस्ट रेट की आधार लिंकिंग देखने को मिली थी। 92% जो वोटर्स थे ना, उन्होंने अपनी आधार डिटेल इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर दी थी। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये पता होना चाहिए इंडिया में कितने वोटर्स हैं अभी, 94.5 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। उसके बाद यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि त्रिपुरा के अंदर 92.3 के आसपास का वो है डेटा। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हाई है, 86.2 का। पर जब देखते हैं तो त्रिपुरा के अलावा भी अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो लक्षद्वीप हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऑलराइट, यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। लाइक जैसे कि लक्षद्वीप के अंदर 91% है, मध्य प्रदेश में 86% है जिन्होंने अपना वोटर आईडी के साथ अपना आधार नंबर दे दिया है। कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इस बार का जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है ना, डेली बेसिस पर आप देखोगे कि एक दिन सडनली गर्मी थी, एक दिन धुंध थी, फिर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसके कारण ना वी आर एक्सपेक्टिंग कि समर जो है ना इस बार थोड़ी जल्दी आएगी गर्मियाँ। तो उसके कारण क्या होता है कि व्हीट जो कि रबी क्रॉप होती है ना, इसको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसको थोड़ा सा कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। बट हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसके डायरेक्टर ने कहा था कि इस बार की जो अर्ली समर होगी ना, वो हमारी व्हीट की क्रॉप को इम्पैक्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा था कि एक ये नई हीट टॉलरेंट वैराइटीज़ जो है व्हीट की, वो उन्होंने डेवलप की हैं, उसको भी जल्दी से रिलीज़ करेंगे। फिर डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा था कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना व्हीट बेल्ट का नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, वो होता है 26 से 32 डिग्रीज तक, और मिनिमम टेम्परेचर उनको चाहिए होता है 12 से 16 डिग्रीज तक। राइट नाउ जो इनका मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, वो 3 से 4 डिग्री अबव जा रहा है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री अबव जा रहा है। बट स्टिल दे आर होपफुल कि इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना, इस बार तो नहीं आएगी, क्योंकि उसके जो फ्लावरिंग का सीज़न होता है ना, वो अपने ऑलमोस्ट उसी रेंज में फॉल करेगा। तो वंस द फ्लावरिंग हैपन्स, उसके बाद उसको सूखने में टाइम नहीं लगता है। देन मूविंग अहेड, ये एक थोड़ी सी अपडेट था इसमें, हालांकि देखता हूँ आप लोग इसको कैसे यूज़ करोगे। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने कहा था कि उन्होंने नॉमिनेट किया है मास्टर कार्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका नाम है अजय पंगा, ये वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। एंड इनके जो करंट चीफ चल रहे हैं डेविड मेलपास, उन्होंने कहा था कि ही विल स्टेप डाउन रिसेंटली। अब हुआ ये था ना कि एक ना अनसेड अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ल्ड बैंक के अंदर ना जनरली वर्ल्ड बैंक हो गया और आईएमएफ हो गया, इनके अंदर ना दोनों एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ हो जाती हैं और एक हो जाता है अपना यूएस से, तो अपनी अपनी साइड से लोग लीडर्स चूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अजय पंगा का नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो इंडियन डायस्पोरा से है, मतलब इंडियन ही है, ठीक है ना, नाम से आइडिया लग जाता है। मास्टर कार्ड के चीफ भी हैं। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में बताया था कि निक्की हेली जो कि फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ना, शी विल बी रनिंग अप फॉर द प्रेसिडेंट। जो 2024 में इनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे ना, शी विल बी रनिंग अप। और कमला हैरिस जो है वो भी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है। दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यूएस। जो अपने यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, ऋषि सुनाक, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो इंडियन ओरिजिन के। हालांकि काफ़ी पुराना रहा है उनका, बिफोर इंडिपेंडेंस उनकी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान के एरिया में, ऐसा भी कुछ कंट्रोवर्सी आई थी, सुनने को मिली थी। बट विल नॉट गो टू दैट प्लेस, ठीक है ना। उनकी जो वाइफ है वो हमारे यहाँ पर जो मूर्ति जी है उनकी डॉक्टर है, ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ मूर्तिज। तो ये समझना पड़ेगा कि इंडियन डायस्पोरा जो है ना, एक तरीके से वो कैसे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और कैसे वो इंटीग्रेट कर रहा है। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया था कि इंडिया में पिछले 2 सालों के अंदर मैक्सिमम नंबर के लोग हैं जो इंडिया छोड़ करके दूसरी कंट्रीज़ की उन्होंने सिटीजनशिप ली थी।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द मोमेंट इंडियंस को थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जैसे यूएस की बात करते हैं वहाँ कंपैरेटिवली लिबर्टी ज़्यादा है, इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो वहाँ जाकर के वी हैव सीन दिस थिंग कि पीपल आर गेटिंग इनटू द हायर पोजीशन। सिलिकॉन वैली भी में भी देखो तो आप इंडिया से लीड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे उसमें गूगल को देख लो, एंड देन दिस माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, है ना। इन सबको मेजरली जो कंट्रीज में इस तरह की जो फर्म्स होती है ना, उनमें इंडियंस है जिनको लीड कर रहे होते हैं। सो इसका अगर आप चाहो तो डेटा भी बना सकते हो अपना, रिकॉर्ड करके मेंटेन करके कहीं पर। इट विल हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। देयर इज समथिंग विच अपीयर्स अबाउट द इंडियन डायस्पोरा। तो ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे हमारे आज के। एक टॉपिक है हमारे पास, वो है एवियन इन्फ्लुएंजा। ये अक्सर न्यूज़ में बना हुआ है अभी कुछ समय से। तो रिसेंटली अभी टिल डेट तक यूरोप के अंदर ना रिसेंटली बहुत बड़ा एक आउटब्रेक ऑब्जर्व करने को मिला था। तो यूरोपियन एजेंसी की एक यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उन्होंने कहा था ये कि ये ऑनगोइंग जो एवियन फ्लू है ना, ये अब वन ऑफ द लार्जेस्ट है जो उन्होंने टिल डेट ऑब्जर्व किया यूरोप के अंदर। सो उन्होंने देखा था कि अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक भी ना ऑलमोस्ट 50 मिलियन फार्म बर्ड्स की कलिंग की गई थी 37 कंट्रीज़ में। कलिंग का मतलब होता है कि उन लोगों को मार देना, जानवरों को मार देना। और ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें जो बीमारी होती है ना, उसको फिर फर्दर स्प्रेड करने से रोक देते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट किए गए थे, उससे रिवील हुआ था एक पैथोजेनिक मतलब होता है जो डिजीज़ कॉजिंग होता है ना, एवियन फ्लू वायरस है H5N1, इसके कारण ये सब चीज़ें की जा रही थी। तो बस ये इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, इस डेंजरस पैथोजन को ही। एंड मोर देन 50,000 मिंक ऑन द फार्म वर किल्ड। ये इन सब जानवरों को मारने की कोशिश की जा रही है, दे आर ट्राइंग टू किल देम, ताकि इसका स्प्रेड रोक दिया जाए। तो जो डिजीज़ होती है एवियन इन्फ्लुएंजा, ये एक टाइप ए वायरस के द्वारा की जाती है, जो कि नेचुरली हमारे वाइल्ड बर्ड्स में हमको मिलता है। तो जो AI वायरस है ना, जो एवियन इन्फ्लुएंजा वाला, इसको क्लासीफाई किया गया है लो पैथोजेनिक में और हाईली पैथोजेनिक के अंदर। डिपेंड करते हैं पैथोजेनिसिटी, यानी कि डिजीज़ कितनी कॉज कर सकता है, ज़्यादा या कम, उसके हिसाब से। तो दोनों वायरसेस को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है ना। सो फार जो आउटब्रेक्स हुआ है H5N1 और H5N8, ये सारे के सारे HPI की कैटेगरी के अंडर आते हैं, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि इन बर्ड्स में काफ़ी डेंजरस माना जाता है। तो H5N1 जो है ना, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी एक थ्रेट होता है। तो H5N1 को लेकर के एज ऑफ नाउ कोई वैक्सीन वगैरह भी अवेलेबल नहीं है। मोस्टली जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं ह्यूमन बींग्स को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे H5N1 है, H7 H9 है, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स को और मैमल्स को दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। एवियन H5N1 वायरस सब टाइप जो है ना, ये बहुत पैथोजेनिक है। पहली बार इंसानों में 1997 में आइडेंटिफाई किया गया था। पोल्ट्री एपिडेमिक आउटब्रेक हुआ था चाइना के पास, हांगकांग में। तो जो ये होता है ना, मुर्गी पालन वगैरह होता है, वहाँ पर देखने को मिला था वायरस। एक चीज़ वायरस के बारे में ध्यान रखना, वायरस अपने आप में डेड होता है, वायरस लिविंग नहीं होता कभी भी, ऑलराइट। तो वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है। जैसे जो वायरस होगा वो अगर इसमें पाया जाएगा तो वो इसको इसकी बॉडी को होस्ट बनाएगा, ठीक है। फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो क्या करता है ना, वो दूसरे सेल्स को ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एंड उस इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको ख़त्म करेगा तो बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं। जैसे कुछ वायरस होते हैं वो सिर्फ लीवर को इम्पैक्ट करेंगे, तो वो वायरस उस रीजन में जाता है, अपने आप को होस्ट बनाएगा, वहाँ होस्ट ढूंढेगा, उस होस्ट बनते फिर वो दूसरे चीज़ों को खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सर्वाइव करना होता है। एंड इस प्रोसेस के अंदर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। और कभी कभी इसको रोक पाना मुश्किल होता है, इसलिए कहते हैं ना मोस्टली जो वायरसेस होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत पावरफुल होता है वो, अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो ये तो वैसे हेल्थ वाले वायरस की बात चल रही है। लेकिन आपको पता है कि जो कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं, वर्ल्ड में जो सबसे पहले कंप्यूटर का वायरस जो बनाया गया था वो भी एक पाकिस्तानी ने बनाया था। थोड़ा गूगल करके देख लेना इसके बारे में। आई थिंक उसका नाम ब्रेन था, दे मेड अ ब्रेन वायरस समथिंग नाम से, और पाकिस्तानी 2 लोग थे, उनके द्वारा बनाया गया था कंप्यूटर का पहला वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के टाइप्स होते हैं, बेसिकली 4 टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, A, B, C एंड D। तो A और B के जो दो टाइप होते हैं, दे कैन कॉज द एपिडेमिक सीजनल इन्फेक्शंस नियरली हर साल। एवियन इन्फ्लुएंजा जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, टाइप A वायरस से बिलोंग करता है। तो टाइप A वायरस को 2 प्रोटीन्स के हिसाब से बेसिकली क्लासीफाई किया गया है, HA यानी कि हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिंडेनेस Na करके। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 18 HA के सब टाइप्स होते हैं और 11 Na के सब टाइप्स होते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं इनके पॉसिबल, H5N1 ना, H और N मिल गया ना आप लोगों को, समझ में आ गया। H7N2, H9N6, H17N10, ऐसे करके। इन्फ्लुएंजा C जो होता है ना, वो मेनली डॉग्स में, वो ह्यूमन में बींग्स में मिलता है, लेकिन ये अक्सर
डॉग्स एंड पिग्स में ज़्यादा देख लेगा। इन्फ्लुएंजा डी जो होता है कैटल में, यानी कि हमारे गाय भैंसों में देखने को मिलेगा। अभी इंसानों में फैलता कैसे है, तो बहुत सारे जो सब टाइप्स होते हैं ना, स्ट्रेन्स होते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, वो अक्सर हमको पूरे विश्व भर में देखने को मिल जाते हैं। उनके कारण इंसानों की डेथ भी हो जाती है और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। दो, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली होता है जब आप कोई इंटीमेट या फिर कोई कांस्टेंट फिजिकल कांटेक्ट बनता है, जो कि बहुत रेयर होता है आपस में, है ना। तो ऐसा कोई इंस्टेंस देखने को नहीं मिला था फ्लू का, जो कि किसी बर्ड के इंजेक्शन के कारण होता है। एंड बस ये सब चीज़ें थी। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मिंक वाला, तो बस थोड़ा समझना ज़रूरी होता है कौन सा टाइप का वायरस है, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन जाते हैं। मेंस में इसका कुछ नहीं पूछेंगे, वाला आप लोगों से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, इंडिया इज सीकिंग आर्म्ड प्रेडेटेड ड्रोन्स फ्रॉम द यूएस। तो इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि ये 18 आर्म्ड प्रेडेटर MQ-9A के जो ड्रोन्स हैं ना, उनको यूएसएस से परचेज़ किया जाए। अब ये क्या कर सकते हैं, जो ड्रोन है ना, आपको दिख रहा होगा, ये ड्रोन है एक्चुअली में हम लोग जो देखते हैं कैमरा वाले एक ड्रोन। अभी देखो ना, आप इस इमेज से देख आइडिया लगा लो, ये ऑलमोस्ट एक क्राफ्ट के जितना साइज़ का होता है, काफ़ी बड़ा होता है ये। लेकिन ये ड्रोन होता है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, इसको रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। तो ये 50,000 फीट की हाइट तक जा सकता है ना, 24 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है, और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है हाई वैल्यू टारगेट के लिए, एयर टू एयर मिसाइल्स भी ले सकता है एनिमी टारगेट्स के लिए। तो इन 18 ड्रोन्स में से 6 ड्रोन्स जो होंगे वो हमारी तीनों सर्विसेज को, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडियन नेवी के पास ऑलरेडी 2 ये सी गार्जियन MQ-9B वाले ड्रोन्स हैं। कहाँ गया ये रहा, MQ-9B रीपर वाला ये रहा। ऐसी मतलब इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये वाला MQ-1B है, ये MQ-9B हो गया, ये MQ-1 प्रेडेटर है। तो बस इस तरह के ही होते हैं, इनमें डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से इनके फिर मॉडल नंबर दिए जाते हैं। तो करंटली नेवी इस मामले में लीड कर रहा है अभी, है ना, आर्म्ड ड्रोन एक्विजिशन के प्रोग्राम में। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी 8 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मीडियम एल्टीट्यूड के लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स जो हैं बॉर्डर सर्विलेंस के लिए एक्वायर करेगा। एंड जो ये मेल ड्रोन्स हैं, मेल की फुल फॉर्म ध्यान रखना यहाँ पर, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए। इनको इजराइल की मदद से हम लोगों ने बनाया था, जो कि गुजरात में हमारा एक जॉइंट वेंचर है मिल के दोनों के। चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके पास विंग लोंग 2 के आर्म्ड ड्रोन्स हैं, एंड उनको भी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड ये इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये जो ड्रोन्स थे ना, इनका इस्तेमाल किया जाता है, और यूएस इसमें मास्टर है अभी तक एज ऑफ नाउ। अगर आप देखोगे मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के ऑपरेशंस चले थे ना, उनको जब कोई स्ट्राइक करना होता था तो वो ड्रोन से ही करते थे। वो अपना एक बेस कैंप लगाते हैं बहुत दूर। एंड अक्सर ये भी देखा गया है यूएस के ऊपर ना, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि आप लोग जो ड्रोन्स की हेल्प से टारगेट को आइडेंटिफाई करके उन पर अटैक करते हो ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है आप लोग मोस्टली सिविलाइज लोगों को भी नुकसान कर देते हो, बिकॉज इस हाइट से आपको इंसान की क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। सो ऑन ग्राउंड अगर कोई होता है तो वो क्लैरिफिकेशन दे पाता है, बट ये लोग बहुत डिस्टेंस से करते हैं, कैमराज की हेल्प से करते हैं। एंड ये ड्रोन्स जो होते हैं 50,000 फीट की हाइट तक जाते हैं, तो बहुत बार ये रडार की कैच में भी नहीं आते हैं, है ना। वो डिपेंड भी करता है उनको किस हाइट तक करना होता है। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे ड्रोन्स हों, तो अगर हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करना हो, है ना, जस्ट इन केस रिक्वायरमेंट हो, इसमें बेनिफिट यही मिलता है कि इसको कोई अगर डिस्ट्रॉय करेगा भी, अगर आप इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो इसमें इंसान की जान नहीं जाएगी। जो हमारे मिलिट्री पर्सनल होते हैं उनकी जान बच जाती है। और साइज़ आप देख ही सकते हो, नुकसान तो खैर काफ़ी होता ही है, बट ह्यूमन बींग्स के लाइफ को बचाया जा सकता है। और ये फिर सर्विलेंस के काम आता है, 24 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। तो अगर कहीं से एरिया में सर्विलेंस करना हो, कैमरा से रिकॉर्डिंग करना हो, चेक करते रहना हो, किसी पर नज़र रखना हो टेररिस्ट वगैरह पर, वहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया अगर एक्वायर कर पाता है यूएस से प्रॉपरली सक्सेसफुली हो जाएगा, तो इंडिया की जो हमारी डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप होगा। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, फ्रॉम 2020 to 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ गिवन क्लियरेंस to around 87 development projects with 3 falling in the protected areas। तो लास्ट के 3 सालों में 31 प्रोजेक्ट्स थे जो हाईवेज़ के थे, 11 प्रोजेक्ट थे पोर्ट के, 15 प्रोजेक्ट थे एयरपोर्ट के। इस तरह के इन सबको ना एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा। अब ये देखो, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GS3 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कभी कभी गलत क्लियरेंस दे दिया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि 3 सालों के अंदर इंक्लूडिंग द कोविड टाइम गवर्नमेंट, और इसी टाइम पर ना नया हमारा EIA भी नया आया था 2020 में। अगर आपको याद हो कि कोविड के टाइम पर आया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, थोड़ा सा उसके आसपास ही आया था। सो उसको भी अप्रूवल दिया गया था। तो अराउंड 23 लाख ट्रीज हैव बीन प्रपोज टू बी रिमूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, एंड कंपेंसेटरी प्लांटेशन भी कैरी किया जाएगा, ताकि
एनवायरमेंटल क्लियरेंस के हिसाब से बेसिकली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट के रूल्स ये होते हैं कि जितने आप पेड़ पौधों को काटोगे ना, उतने ही आपको कहीं और पर कंपेंसेट करना पड़ेगा, कहीं और पर लगाने होंगे। तो उस कंडीशन के ऊपर आपको वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की परमिशन मिल जाती है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, एक मैंडेटरी होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको क्लियरेंस लेना पड़ता है नए प्रोजेक्ट्स वगैरह लेने के लिए। तो ये इशू किया गया था EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2016 में। बेसिकली EIA के तहत ना स्टेप्स होते थे कि इन स्टेप से चेक किया जाएगा सारा का सारा प्रोसेस, ऑथराइजेशन किया जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन आई थी ना, उसके तहत कुछ लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ निकाली गई थी जो सारी, जिनको अगर कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ एक्ट्स हैं जिनके तहत क्लियरेंस दिया जाता है, ये आपको पक्का ध्यान में रखना होगा क्योंकि इन पर हो सकता है प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बन जाए। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, प्रोटीन नहीं आएगा, प्रोटेक्शन आएगा, इसको अवॉइड करना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है। नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट है 1995 का, ये इतना न्यूज़ में रहता नहीं है पर ध्यान रखना। NGT बहुत पॉपुलर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का। नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट भी है। इन सब के तहत आपको क्लियरेंस मिलता है। तो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है एग्जिस्टिंग और नए प्रोजेक्ट्स के लिए, जब क्लियरेंस के लिए, तो उसके कुछ तहत कुछ कैटेगरीज होती हैं। अगर जो प्रोजेक्ट है वो कैटेगरी ए के अंदर आता है तो जो रेगुलेटरी ऑथराइज पर्सनल होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रहेगा। अगर कैटेगरी बी में आता है तो स्टेट एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, इसको हम लोग SEIA बोलते हैं, वो भी उसका अप्रूवल दे सकता है और इससे भी बात बन जाएगी। तो कैटेगरीज बना रखिए भाई, इतना एरिया में आप करोगे, इस तरह का सेटअप लगाओगे एंड इतना क्लोज करोगे फॉरेस्ट के, उसके हिसाब से कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। तो किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क की शुरुआत करने से पहले, है ना, या फिर कोई और दूसरी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मैंडेटरी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी शेड्यूल्ड होनी चाहिए एज पर द EIA 2006। एक्सपेंशन डेवलपमेंट होगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का, वो सब भी शेड्यूल के अंदर लिस्ट होना चाहिए। कोई भी जब चेंज करोगे आप अपने प्रोडक्ट के टाइप के अंदर, उन सबको भी शेड्यूल के अंदर बताना होना चाहिए। आपको टाइम से पहले स्पेसिफाइड रेंज में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा मिनिस्ट्रीज़ को, यानी कि जो भी आपकी ऑथराइज्ड बॉडी होती है आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये ज़रूरी होता है ताकि एनवायरनमेंट को बचा के रखा जा सके और इकोसिस्टम को, जिसका नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, उसको मेंटेन किया जा सके। नाउ वी हैव दिस, डिस्पाइट कल्चरल, टेक्निकल एंड दी अदर चैलेंजेस, कोल्हापुर ने बहुत सारी प्रोग्रेस की है बायोगैस लिंक्ड टॉयलेट्स को अडॉप्ट करने में। तो महाराष्ट्र के जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके अंदर 25% जो टॉयलेट्स हैं उनको बायोगैस यूनिट के साथ लिंक कर दिया गया है। और उसको लिंक करने के बाद क्या करता है, जो वेस्ट होता है ना उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है ये। एंड हमेशा से एक टैबू अटैच था कि हाउ कैन वी यूज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा टू जनरेट दी बायोगैस, उसको फिर बाद में कुकिंग के तहत पे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं ना, इस टॉयलेट से जो भी वेस्ट बाहर निकलता है ना उसको एक टैंक में भेजा जाता है। जैसे ये टॉयलेट था, इस टॉयलेट से ये निकलता है वेस्ट और ये टैंक में जाता है। इस टैंक के तहत ना वो जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना, ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, उसको एक प्रोसेस के तहत उसको बायोगैस निकाली जाती है। ठीक है, तो बहुत समय तक लोग इस बात को लेकर के थोड़े से थे कि यार ये ह्यूमन बॉडी से वेस्ट निकलता है, उससे फिर आप कुकिंग गैस बना रहे हो, फिर उससे खाना पका रहे होते हो। बट धीरे धीरे ये चीज़ चेंज होती जा रही है। बहुत 25% टॉयलेट्स को कोल्हापुर के अंदर, देखो कोल्हापुर के बारे में इसलिए बताया, वहाँ कल्चरल टेक्निकल बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसके बावजूद भी 25% ऐसे टॉयलेट्स हैं जिनको लिंक कर दिया गया है। दिस इज़ अ सक्सेसफुल न्यूज़ ना, तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी बन जाती है आपके लिए, इसलिए इसको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। बायोगैस क्या होती है, यानी कि जो गोबर वगैरह होता है जैसे ना, उससे हम लोग कुछ गैस निकालते हैं जिसको हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके रूरल एरियाज़ के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है अक्सर से, लेकिन अक्सर मतलब इसका इस्तेमाल किया गया है। रिन्यूएबल है, वाइडली अवेलेबल भी है, कार्बन न्यूट्रल भी है, यानी कि इसको जब प्रोड्यूस करते हैं, जब बना रहे होते हैं, तो बनाने की प्रक्रिया के अंदर तो कार्बन का कुछ वो नहीं होता है एमिशन। टेक्निक के कारण हम लोग ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं और उसमें एयर की एब्सेंस होती है, यानी कि हवा की प्रेजेंस में नहीं करते। और उसमें मीथेन होता है 55%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 45%। प्रोसीजर क्या होता है इंडिया के अंदर, क्या होता है ना कि जो टिपिकल जो बायोगैस प्लांट होता है ना, उसमें क्या करते हैं, काऊ के डंग को, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इनलेट होता है जहाँ से वो गोबर को पानी के साथ मिक्स करके उसमें डाला जाता है, एक डाइजेस्टर होता है, मशीन, एक पूरा प्रोसेस होता है, और एक आउटलेट होता है, यानी उसमें कलेक्शन किया जाता है। ह्यूमन टॉयलेट को भी डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इस डाइजेस्टर के साथ एक PVC पाइपलाइन से, और उसमें कोई मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि इंसान को कुछ करना नहीं पड़ता उसके अंदर। फिर जो इंक्रीज प्रेशर होता है गैस का, वो उसको बाहर निकालने में मदद करता है, जो कि बाई प्रोडक्ट होता है। एंड उसके बाद स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद जो स्लरी होता है वो डाइजेस्टर उसको 20 से
दिन लगाता है। मोस्टली पैथोजेंस जो होते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है, वीड के सीड्स वगैरह को, और उसके तहत नाइट्रोजन से रिच मेन्योर भी बन जाता है। इसको फिर कुकिंग के लिए, लाइटिंग फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड भारत में ये बहुत डीप रूट्स में यानी कि पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब मुझे भी याद है बचपन में मेरे नाना के गांव में था ये, आई हैव सीन दिस बायोगैस प्लांट। तो 32% जो टोटल प्राइमरी एनर्जी होती है भारत के अंदर वो अभी भी बायोमास से डिराइव की जाती है। मोर देन 70% जो कंट्री की पॉपुलेशन होती है अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड भी करती है। इसको लेकर के स्कीम भी आई थी, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम आई थी, गोबर स्कीम थी, गैल्वेनाइजिंग दी ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, धन स्कीम थी, ऑर्गेनिक वेस्ट को स्पेशली जो कैटल वेस्ट होता है उस सबको रूरल एरियाज़ के अंदर बायोगैस में कन्वर्ट करना। बायोमास पावर एंड को जनरेशन प्रोग्राम भी था जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए सेटअप किया गया था। तो इट्स अ वंडरफुल स्टेप एंड एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ का सपोर्ट लेना ज़रूरी है कंट्री में। वी हैव दिस एडिटोरियल, द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ किलाड़ी। तो किलाड़ी एक जगह का नाम है, बेसिकली एक गांव, एक छोटी सी जगह है जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पर जो वैगई रिवर है ना उसके पास है। यहाँ पर कुछ एक्सकवेशंस किए गए थे कुछ सालों पहले और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा था प्रोसेस। तो उस किलाड़ी को लेकर के, उस जगह को लेकर के उससे कुछ कनेक्शन बनाए जा रहे थे कि क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैच करती है, क्या यहाँ पर कोई अर्बन सेटलमेंट थी पहले, और उसी को लेकर के कुछ विवाद भी चल रहा था। तो उसी की सिग्निफिकेंस को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका रेलेवेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और गवर्नमेंट उसको रिवील करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, और क्या कुछ एक्सकवेट किया गया। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है ना उससे मैच करता है। तो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के साउथ में, वहाँ पर एक छोटी सी एक जगह है, उसका नाम किलाड़ी है। एंड जो टेम्पल सिटी मदुरई है वहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है, ये वैगई रिवर के पास है। यहाँ पर 2015 में कुछ एक्सकवेशंस किए गए थे, उससे पता चलता था कि तमिलनाडु के अंदर संगम एज का जो टाइम था ना, जो टाइम पीरियड था, तो वैगई रिवर के पास में ना एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ऐसा उन एक्सकवेशन से जो चीज़ें निकाली गई ज़मीन से उन सबसे पता चलता है। अब ये किलाड़ी जो एरिया है ना ये संगम एज के साथ कैसे लिंक करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो संगम एज का जो हमारा कैलकुलेशन है वो जाता है हमारा 3rd BC से लेकर के 3rd C तक का। ये हम लोग, हमारे पास एक गिवन टाइम पीरियड होता है जो आप लोग अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते भी हो। देखो संगम एज के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, उसका नाम वाम कैसे है समथिंग। तो इसका नाम जो था ना वो संगम पोएट्स थे उस ज़माने के मदुरई रीजन से, उनके तहत इनका नाम निकल के आया था। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सकवेशन कौन कौन कर रहा है ये ध्यान से याद रखना, आगे इनका बहुत बार नाम रिपीट होगा। एक तो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ऑलराइट, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। एक ना स्टेट की भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट का भी तमिलनाडु का स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, TNSDA बोलते हैं उसको। तो इन्होंने इसकी डेट को लेकर के कुछ आइडियाज़ लगाए थे। तो ये बात चल रही थी 2015 से, ठीक है। अब 2019 में जो TNSD था ना उसकी रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था उनकी जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स वहाँ से निकाले थे ना गिलाड़ी से, वो एक पीरियड को बिलोंग करता है जो कि 6th सेंचुरी BC का है और 1st सेंचुरी BC का है, ठीक है। तो इनके जो एक्सकवेशंस थे वो संगम एज का जो पीरियड था ना उससे भी पहले के भी बताए जा रहे थे। तो कुछ जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे ना उनको 353 की डेप्थ पर रिकवर किया गया था, यानी कि 353 सेंटीमीटर है, मान लो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तकरीबन 3.5 मीटर की डेप्थ पर इनको एक्सकवेट किया गया था। फिर इनको US में भेजा गया था कार्बन डेटिंग के लिए, तो उससे पता चला था ये 580 BC के थे। अब जो TNSD की रिपोर्ट थी ना उसके तहत पता चलता है कि जो आर्टिफैक्ट्स थे ना ये अब ऑलमोस्ट 300 साल पहले के हैं, है ना। जो हम बिलीव करते थे कि 3rd सेंचुरी BC का है उससे भी 300 साल पहले के हैं, क्योंकि 580 जा रहा है तो ऑलमोस्ट 300 साल एक्स्ट्रा हो गया ऊपर का। तो ये 2019 का था। अब हुआ क्या कि रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो आई थी K अमरनाथ रामकृष्ण के द्वारा, जो कि सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डिस्कवर किया था किलाड़ी को 2015 में, ठीक है। उन्होंने पुश करके संगम एज को 800 BC कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी उसके लिए। अब किलाड़ी से हमें बहुत सारे क्रूशियल एविडेंस मिलते हैं अंडरस्टैंडिंग के, है ना। जो मिसिंग लिंक्स वगैरह कौन से थे, आयरन एज के बारे में थोड़ा आइडिया लगता है, एंड जो भी थे, तो जितना भी एक्सकवेशंस होते हैं उन सबको फिर रखा जाता है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। हमारे पास जो ऑलरेडी जो क्रोनोलॉजी अवेलेबल है उसमें ऐड करने की कोशिश की जाती है कहाँ कहाँ पर ये फिट हो सकते हैं। अभी किलाड़ी को लेकर के कंट्रोवर्सी क्या चल रही है, तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी, ऐसा पता चलता है कि शायद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक करता है। तो इसमें उन्होंने टोटल 8 बार एक्सकवेशंस किए थे। तो जो 3rd राउंड ऑफ एक्सकवेशन था ना वो हुआ था 2017 में, ऑलराइट। तो उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था ना उन्होंने दिस सो अ डिलेड स्टार्ट, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ पर, उनका नाम है अमरनाथ रामकृष्णन, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था असम,
ऑलराइट। खिलाड़ी ऑलमोस्ट फेडेड फ्रॉम द पब्लिक मेमोरी, लोगों की नज़र से चला गया था क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हो नहीं पाई थी थर्ड राउंड में। इसके कारण क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि एक्सकवेशन जो था ना उसको 400 मीटर तक रोक दिया गया है क्योंकि आगे किया जाना चाहिए था। तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि वैगई रिवर के ऊपर ना तमिल सिविलाइजेशन का फ्लरिशमेंट हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई थी। देखो तमिल जो लैंग्वेज है ना ये हमारे पास रिकॉर्डेड लैंग्वेज में वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस, मतलब इंडिया में जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज के काउंट करते हैं तो तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज सो फार हमारे पास जो ऑन रिकॉर्ड है। फिर हुआ क्या, मद्रास का जो हाई कोर्ट था ना उन्होंने थोड़ा सा इंटरवीन किया, तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टीएनएसडी को परमिशन दे दी कि आप लोग फर्दर अपने आप इसका एक्सकेवेशन कर सकते हो। तो तब से टीएनएसडी जो वहाँ पर फर्दर एक्सकेवेशंस कर रहा है और इसमें तमिल सिविलाइजेशन को लेकर के और उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। हमारे सामने सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सारे फैक्ट्स हैं क्या ये इंडस वैली से लिंक करते हैं। तो जो भी अनअर्थड खिलाड़ी के आर्टिफैक्ट्स थे ना उन सब से पता चलता है कि जो साइट थी ना ये एक ज़माने में वैगई वैली सिविलाइजेशन की थी, इंडस की तो नहीं बट वैगई वैली सिविलाइजेशन की थी ज़रूर। जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने कंपैरिजन भी किया था इनको इंडस वैली के साथ में और पता चला था कि इनमें ना कल्चरल गैप है तकरीबन 1000 साल का दोनों जगह में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है राइट नाउ, जो इंडिया का राजस्थान है, पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है ये, और ऊपर की तरफ हमारा देखते थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन पड़ता है। ये सारा का सारा हमारा जो इंडस रिवर का रीजन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर एक सभ्यता आके बसी थी बहुत सालों पहले। तो टिल नाउ जो गैप है ना उसने बहुत सारे आयरन एज के मटेरियल मिले हैं साउथ इंडिया में। एंड हालांकि कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि पोर्ट शर्ट्स हैं, खिलाड़ी बियर, एक इसका इंडस वैली के बहुत सारे साइंस से कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस मिलता है। तो बहुत सारी वहाँ पर खुदाई की जा रही है, स्टडी किया जा रहा है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों सिविलाइजेशन के बीच में क्या लिंक बनते हैं। फिर टीएनएसडी ने अफर्म किया है कि जो खिलाड़ी है उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन सिविलाइजेशन की, है ना, ब्रिक के स्ट्रक्चर मिले हैं, यहाँ पर लग्जरी आइटम्स मिले हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के कुछ प्रूफ भी मिले थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें इंडस्ट्रीज और एडवांस सिविलाइजेशन थी, है ना, क्योंकि उसमें अर्बन लाइफ के सेटलमेंट्स के प्रूफ मिल रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु के उस रीजन के अंदर कहते हैं कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के बिलोंग करते हैं। एंड खिलाड़ी को उन्होंने जो संगम लिटरेचर था उसमें भी ऐड किया हुआ है। तो अभी तक क्या कुछ निकाला गया है, अनर्थ क्या कुछ किया गया है। 8 राउंड हुए एक्सकवेशंस के, है ना। पहले जो 3 थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए थे, उसमें उन्होंने तकरीबन 18,000 आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो पुराने सामान होते हैं उनको निकाला था इस साइट से। तो बहुत ही यूनिक ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे और इन सबको म्यूजियम के अंदर भी बहुत जल्दी रखा जाएगा। फिर पोट्री वगैरह के भी बहुत सारे सामान निकाले गए हैं, तो ऐसा पता चलता है कि वहाँ पर पोट्री मेकिंग इंडस्ट्री थी, राइट। एंड मोस्टली जो इसमें लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल था 120 पोर्ट शर्ट्स थे, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स के वो मिले थे। एंड खिलाड़ी में तमिलनाडु साइट्स पर और भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पोर्ट शर्ट मिले थे, है ना। तो स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है। स्पिंडल वॉल्स थे, स्पिंडल वर्क मतलब एक तरीका जैसे वो होता है ना जब पतंग उड़ाते हो तो उसकी रील लपेटते हो ना, जो चरखा सा होता है, तो उस टाइप का सा होता है कि स्पिंडल वॉल उसके काटने के काम आता है। आई थिंक ये जो होता है ना सूत का धागा काटने के काम आता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉपर निडल्स, टेराकोटा सील, हैंगिंग स्टोन्स वगैरह ये सब मिले थे। गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, कॉपर आर्टिकल्स हैं, शेल बेंगल्स, आइवरी बेंगल्स, ये सब चीज़ें मिली हैं। ये कार्नेलियन बीड्स मिले, ये जो फोटो दिखाई हुई है ना ऊपर, ये भी कुछ कार्नेलियन बीड्स मिले थे, क्लस्टर ऑफ 74 कार्नेलियन बीड्स से। तो दिस वाज अबाउट खिलाड़ी। लोकेशन का नाम याद रखना, रिवर का नाम याद रखना और एक्सकवेशंस के बारे में नाम याद रखना क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है ना पिछले कुछ सालों से। अगर आप में से किसी का ऑप्शनल कुछ कंटेंट टच करता हो, आई थिंक हिस्ट्री से किसी का ऑप्शनल होगा, वहाँ कुछ ना कुछ रेलिवेंस होगा इसका, तो उसके हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट तो है ही। वी हैव दिस एडिटोरियल, इंडियाज R&D एस्टिमेट्स आर एन इनकम्प्लीट पिक्चर। इसे लिखा है रेजी के जोसेफ ने। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड ISID इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली में। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर टू GDP रेशियो है ना वो 0.7% है और वर्ल्ड एवरेज 1.8%। तो यानी कि हमारा जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट 1/3 है। और उन्होंने कहा कि इसका मेजर प्रॉब्लम आती है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ना ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जो हमारा ग्लोबल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर होता है ना R&D का, उसका सिर्फ 2/3 होता है। और इसका इंडिया का शेयर जो वर्ल्ड में ना 37% के आसपास बनता है इसका इतना। तो ये एक एविडेंस है जो बताता है कि इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो काफ़ी लो चल रहा है। अब एक डेटा है, इस डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात की गई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो US का डेटा कुछ बताता है, इंडिया का डेटा कुछ बताता है। जैसे कि हमारा एक लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टैटिस्टिक्स आए थे,
उसके तहत हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसने 2020 में कहा था कि 60 बिलियन के आसपास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड किए गए थे 2017-18 में। किसके द्वारा? फॉरेन एमएनसीज के द्वारा। ऑलराइट, लेकिन अगर हम लोग ऊपर बात करते हैं 2022 के अंदर नेशनल साइंस फाउंडेशन है यूएस की, उन्होंने कहा था कि यूएस के जो एमएनसीज है ना, उन्होंने ऑलमोस्ट 9.5 बिलियन स्पेंड किया था 2018 में, और जो कि 9.8 बिलियन स्पेंड किया था इन्होंने उसके बाद फॉलोइंग ईयर के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है मुझे। हाँ, मतलब इनका टोटल जो स्पेंड था ना, उसमें से 9.5 बिलियन इतना था। बट यहाँ पर जो डेटा बताया जा रहा था ना, उन्होंने कहा था कि टोटल जो स्पेंड किया गया था ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो 60 बिलियन था। तो अब देखोगे कि ऑलमोस्ट 10% का डेटा है यहाँ पर, $649 पे, और यहाँ $60 के ऊपर। तो दिस इज समथिंग विच इज़ द लैक ऑफ डेटा, ठीक है ना। इंडिया की गवर्नमेंट कह रही है कि जितना डेटा स्पेंड किया गया था उनकी कंट्रीज, उनकी एमएनसीज के द्वारा, वो जस्ट 10% था। फिर इशू क्या हमारे करंट सिस्टम के साथ, जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, NSTMIS है, ये वो DST का, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का, ये इसका काम होता है कि हमारा ग्लोबल, ये सॉरी जो, अरे यार GED में ग्लोबल होता है क्या, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ग्रॉस, देखो छोटे छोटे वर्ड्स भूल जाते हैं। ग्रॉस एक्सपेंडिचर होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसका कंपाइलेशन करता है हमारा NSTMIS। तो इनका काम है इजीली गवर्नमेंट के, देखो अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का जो डेटा होता है ना, उसको कंपाइल कर पाना, उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज कर पाना आसान होता है। प्रॉब्लम आती है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, ठीक है, वहाँ पर डेटा कलेक्ट कर पाना के बड़े मुश्किल समस्याएं होती हैं। उसमें एक मेथड होता है उनको आइडेंटिफाई कर पाना। तो सारे के सारे जो R&D परफॉर्मिंग फर्म्स होते हैं ना, उनका डेटा कैप्चर नहीं कर पाता। तो NSTMIS है ना, वो रिलाई करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डेटा के साथ में, एंड उसके साथ में इसमें बहुत सारे जो एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस होते हैं ना, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता, उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स इतने अच्छे होते नहीं है ना। और उसके अलावा जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो लोग अपने सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें R&D के। तो इस कारण से जो डेटा कलेक्शन होता है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का कंपैरेटिवली लो होता है। अब हुआ इतना, एक स्टडी की गई थी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा, जिसने कहा था कि 298 फर्म्स हैं, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रही थी 2004 से 2016 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें कहा था कि इन सब में से 298 में से सिर्फ 11% ऐसे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 10% लगा लो, यानी कि सिर्फ 30 फर्म लगा लो, कह सकते हो आप कि 30 फर्म ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को DSIR के साथ रजिस्टर किया था। राइट, तो ये प्रॉब्लम चल रही होती है। और अगर हम देखते हैं कि DSIR की जो डायरेक्टरी है, इसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनिट्स कितने हैं, है ना, उसमें से कुछ लीडिंग इंडियन एंटरप्राइजेज हैं जो नई टेक्नोलॉजी के एरियाज़ में है, और बहुत सारे फॉरेन R&D सेंटर्स उनको कवर भी नहीं किया गया है। जैसे कि सिगटपल टेक्नोलॉजीज़ है, जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत लीडिंग स्टार्टअप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, हेल्थ टेक के ऊपर। इसने 19 पेटेंट्स फाइल किए थे 2021 के अंदर, लेकिन हमारे डेटाबेस में एडेड ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, डेटा ही मिसिंग होता है इन लोगों का। फिर आगे की बात ये होती है कि कुछ रिव्यू किया जाता है डॉक्यूमेंट्स का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास सबमिट किए जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो अपनी रिपोर्टिंग नहीं करती, उन्होंने कितना पैसा लगाया था R&D के ऊपर, तो डिक्लेरेशन करवाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड इंटरेस्टिंगली कुछ फर्म्स होते हैं ना जो रिपोर्ट नहीं करते ना, उनके अंदर बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं जो इंडिया में ग्रांट किए होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको बहुत सारे पेटेंट्स मिल जाता है US के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, बट इंडिया के अंदर उसका डेटा होता ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, व्हाट इज़ टू बी डन, हम लोग इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टैटिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए ना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के मेजर्स ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग NSTMIS को अलाउ कर सकते हैं कि वो जो US के द्वारा और इंडिया के द्वारा जो भी डेटा अलाउ किया गया ना पेटेंट्स के अंदर, उस सबको ऐड कर ले, उसको यूज़ कर ले। फिर हम लोग सर्वेज कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एंड उनको हम लोग बहुत सारे सर्वेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन को कन्फाइन भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कर सकते हैं हम लोग, एनुअल R&D एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, वो मैंडेटरी कर देंगे उनके लिए डिस्क्लोजर कर पाना, है ना। तो MC के थ्रू, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होता है ना, इसके तहत कंपलसरी कर दिया जा सकता है। फिर इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना प्रॉपर तरीके से, है ना, उसके लिए रेगुलेटरी एजेंसीज को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि इसमें भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना डेटा आप लोग स्पेंड कर रहे हो। तो हमारा एक एनवायरनमेंट एंड सोशल गवर्नेंस की रैंकिंग होती है एंटरप्राइजेस की, उसमें एसेंशियल कंपोनेंट बना सकते हैं, बताओगे आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया था R&D के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम थी, एक इनकम्प्लीट पिक्चर निकल के आ रही होती, यही बताना चाह रहे थे किस तरीके से डेटा के अंदर डिस्ट्रप्शंस होते हैं। US कुछ बता रहा है, हम कुछ बता रहे होते हैं, और कुछ का लिस्टिंग नहीं हो पा रही होती है, एंड कुछ को फंड्स नहीं मिल पा रहे, इंसेंटिव्स नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स आउट प्रॉपरली। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल, अ केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे लिखा है गौतम भाटिया ने। गौतम भाटिया एक दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं। सिंपल सी बात है, एंटी डिफेक्शन को लॉ को लेकर के अभी 2022 में एक सवाल आया था,
मेन प्रीलिम्स में आया था, एंड उससे पहले ये मेंस में भी एक बार पूछा जा चुका है। मतलब जब सिलेबस चेंज हुआ था 2013 के आसपास, उससे पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ कई बार पूछा गया था बैक टू बैक। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट हमारा ये एक लॉ है। अच्छा, इसके बारे में हल्का सा आइडिया लगा लेते हैं कि ये एक तो 1985 में आया था, ऑलराइट, और ये 10th शेड्यूल इसमें ऐड किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ का सिंपल सा अर्थ क्या होता है कि मान लो एक पार्टी है, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अब उसमें से कोई एक व्यक्ति होता है जो पार्टी की बातों को मानता नहीं है, अवहेलना करता है, तो पार्टी ने उसको मिनिस्टर भी MP बना रखा है ना, डिस्क्वालिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप डिफेक्ट कर रहे हो पार्टी को, है ना, तो वो कंप्लेन कर देते हैं जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये हमारी पार्टी को डिफेक्ट कर रहा है और ये हमने अपनी पार्टी के थ्रू इसको MP भी बनवाया था, अब आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है एंटी डिफेक्शन का। तो लोग क्या करते थे कि पार्टीज चेंज कर लेते थे, इस पार्टी से जम करके इसमें आ रहते थे और वो MP भी बने रहते थे। तो ये चीज़ खत्म करने के लिए, ताकि इनकी पोजीशंस को जब आप छीन लेते हो ना कि आपको MP से हटा दिया जाएगा, मिनिस्टर वगैरह हो तो वो तो हट ही जाते हो, नेचुरल सी बात है, उस चीज़ को चेंज करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाएगा ताकि लोग ये पार्टीज चेंजिंग करना कम कर दें। तो हो क्या रहा है ना कि 5 जज का बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वो राइट नाउ एक बहुत काफ़ी पॉपुलर केस हो रहा है, महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, उसको सुन रहा है। तो इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर 3 केस निकल के आए थे जून लास्ट ईयर में, जहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी का कॉलिशन था, ठीक है, MVA, महाविकास अघाड़ी कॉलिशन, मतलब होता है कि आपस में 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती। तो वहाँ पर शिवसेना मिल गई थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर के महाविकास अघाड़ी बनाया था। अब इनका क्या हुआ था ना, शिवसेना के अंदर इंटरनल स्प्लिंटरिंग हो गई थी। इनका एक फैक्शन था जिसको लीड कर रहे थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने फिर बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने एक नया रूलिंग कॉलिशन बना लिया था। फिर ये डिस्प्यूट चलता है पार्टीज के बीच में और ये तब से चले जा रहा है। इसमें जो मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट आई है वो ही आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना कहा था कि एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है ना, उनको पार्टी का नाम और सिंबल मिलेगा, ठीक है। पार्टी का नाम और सिंबल किसका? शिवसेना वाला। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी मेजर हाईलाइट्स में, जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है। अब सवाल ये उठते हैं कि ये जो सिचुएशन है, क्या वो फेट अकम्प्लाई है? फेट अकम्प्लाई का मतलब होता है कि जैसे चल रही है वैसे चलने दो, अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। या फिर कोर्ट कैन टर्न द क्लॉक बैक, कोर्ट अपना आदेश देगा और सारी की सारी जो पैटर्न चला आया था, जो प्रोग्रेस हो गई थी, सारी की सारी को चेंज कर देगा। तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ना कि सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स पर, उसके बियॉन्ड भी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं फंडामेंटल इश्यूज़ को लेकर के कि इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ की वर्किंग किस तरीके से चल रही है। तो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्पैक्ट ये था फ्लोर क्रॉसिंग को बदलना, कि लोग जो एक पार्टी से बदल के दूसरी में जंप करते रहते हैं ना, अक्सर ऐसा देखा गया था कि लोग की जो MPs होते हैं ना, उनको लालच दिया रहता है, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, नेक्स्ट टाइम हम लोग जीतेंगे आपको मिनिस्टर बना देंगे, या फिर अभी आपको इतना पैसा दे देते हैं, आपका ये इशू चल रहा होगा, हम लोग इसमें ये करा देंगे वो करा देंगे। तो लोग पार्टी चेंज करते रहते थे, इसके कारण गवर्नेंस प्रॉपर्ली हो नहीं पाती, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो मनी से उनको ल्योर किया जाता है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाती है, थ्रेट भी दी जाता है, कभी कभी तीनों को कंबाइन करके दिया जाता है। तो ये पार्टीज को स्विच करते रहते हैं। तो 10th शेड्यूल ने इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाने वाला होता है, अगर वो अपनी पार्टी के विप के अगेंस्ट वोट करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। विप क्या होता है ना, विप कोई एक पोजीशन होती है पार्टी के अंदर। तो विप एक पर्सन को दिया रहता है कि ठीक है, यू आर द विप ऑफ द पार्टी। जैसे किसी का पार्टी के अंदर किसी को लीडर बना दिया, ठीक है, किसी को मैनेजर बना दिया, तो विप भी बनता है पार्टीज में। वो क्या करता है, उसका काम होता है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा रूलिंग गवर्नमेंट का देता हूँ आपको, जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी में एक पर्सन होगा, MP होगा, उसको बोल देंगे आप हमारी पार्टी के विप हो, यानी कि अब आपका काम होगा। तो पार्टी के जो लीडर्स होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो अमित शाह है, वो होम मिनिस्ट्री को लीड करते हैं, मान लो उनको कोई बिल पास करना होगा, तो विप को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इस डेट को, इस दिन के सेशन में हम लोग ये बिल पास करेंगे, अब आप सबको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। और सबकी हमको वोटिंग चाहिए होगी, सारे के सारे MPs की इसमें। तो ये विप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन बन जाती है। इनका काम होगा कि सारे MPs तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि देखो अपनी पार्टी ने उस दिन एक बिल पास करने वाली है और उस दिन आपको सबको प्रेजेंट होना होगा और हमारा ये फैक्शन होगा, आपको इस तरह के फेवरेबल पॉइंट सामने रखने होंगे। तो ये पार्टी का कुछ इंटरनल पोजीशन चल रही होती है, राइट। तो वो जब इसकी बातों की अवहेलना करते हैं तो उस कारण से वो पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देते हैं। दूसरी साइड में जो पार्टी की लीडरशिप होती है ना, अगर अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बैंक बेंच, उसने इंट्रा पार्टी डिसेंट को वीक कर दिया होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इंट्रा पार्टी डिसेंट मतलब होता है कि भाई आपने विप ने एक ऑर्डर दिया कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर बिल आएगा, लेकिन कोई MP हो सकता है बोलेगा यार ये बिल तो ठीक नहीं है हमारी पार्टी के लिए, आप लोग सब इसको पास करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इंटरनल पार्टी डिसेंट होता है ना, इसको बोलते हैं कि आप अपनी ही पार्टी के अंदर उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हो। अब एंटी डिफेक्शन लॉ ने क्या किया ना, ये जो हमारा ADL था, इसको शॉर्ट में ADL लिख लेते हैं, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसने क्या किया कि विप की अगर आप बात की अवहेलना करोगे ना, तो भी आपको पार्टी, अब विप ने कोई ऑर्डर दिया, MP ने मना कर दिया,
तो वीपी अपना ऑर्डर पास कर देगा पार्टी के अंदर कि भाई देखो इस एमपी ने मना कर दिया वोट करने को। अब ये पूरी पार्टी क्या करेगी ना, इसके खिलाफ स्टार्ट कर देगी, चार्जेस लगा देंगी कि ये जो एमपी है ना अब इसको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि ये फ्लोर क्रॉसिंग करने की चांसेस है, हमारी अपनी साइड में वोटिंग नहीं कर रहा था, मतलब किसी और को फेवर कर रहा है, ये हमारे अगेंस्ट हो गया ये। तो ये फिर इसके खिलाफ में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा देते हैं कि भाई ये पार्टी को डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसको निकाला जाए। ऐसा चलता रहता है। ऑलराइट, तो 10th शेड्यूल ने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग की अनप्रिंसिपल्ड फ्लोर क्रॉसिंग होती है ना, बिना किसी सिद्धांत के जब हो रहा है तो इसको खत्म करना है। तो ठीक है, पिछले 40 सालों से एकदम आगे लेके आते हैं, बात करते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे इंस्टांसेस देखने को मिले थे जहाँ पर पार्टी के रूलिंग के मिड टर्म में, यानी कि 5 साल का टेन्योर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर ही पार्टी को बदल दिया जाता है। ठीक है, सरकार गिरा दी जाती है और पार्टी की खुद की कोalition के अपने मेंबर होते हैं पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं। ये जो पावर पॉलिटिक्स होता है ना, एंड नो हाई माइंडेड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटर पार्टी डिसेंट इज एविडेंट फ्रॉम द वेल डॉक्यूमेंटेड राइज ऑफ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। जहाँ पार्टी के पॉलिटिक्स क्या करते हैं ना, अपने खुद की जो मेजर जो एमपीज होते हैं ना उनको हॉलीडे रिजॉर्ट्स में बुक कर लेते हैं, एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, उनको रोक लेते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, ताकि दूसरी साइड उनको कॉन्टैक्ट ना कर पाए। एंड पॉलिटिशियंस ने और भी बहुत सारे तरीके निकाले हैं, सिर्फ यही तरीका नहीं था। ठीक है, उन्होंने रिसेंट में एग्जाम्पल में उन्होंने क्या देखा था कि मास रेजिग्नेशन कर दो। ठीक है, अगर आप मास रेजिग्नेशन करोगे तो क्या करेगा, फ्रेश इलेक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, फिर कभी कभी गवर्नर जो होते हैं उनको भी ल्योर किया जाता है कि वो भी, हालांकि गवर्नर का काम होता है कि वो एक प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव वाले कुछ एक्शन ले लेता है। ठीक है, तो जनरली जो फ्लोर टेस्ट का टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम पर देखना कि, और ये स्पीकर्स वगैरह जो होते हैं ये भी इस तरीके से पार्टीजन करते हैं, जिनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह के पिटिशंस चल रहे होते हैं ना, उनके अगेंस्ट डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में ले लेना, ये सब चीज़ें चल रही होती है। तो अलग अलग तरीके निकाल लिए गए हैं। कोर्ट के पास बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है। जो डिस्प्यूट होते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के, गवर्नमेंट के टॉपलिंग के, ये अक्सर हाईएस्ट कोर्ट के पास ही जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की केसेस को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़रूरी होता है। अब कोर्ट को देखना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का रोल क्या है, गवर्नर का क्या रोल है, स्पीकर का, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर्स का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, है ना। तो लेकिन जो कोर्ट है ना, उसके पास ये लिबर्टी नहीं हो सकती कि वो डिसऑनेस्टी को प्रिज्यूम कर लेगा, है ना। उसको इंस्टीट्यूशनल आर्म्स लेंथ मेंटेन करना पड़ेगा, पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ में देखना पड़ेगा कि लीगलिटीज़ फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं। इवन एज जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं सेंसिटिव एक्शन केस के अंदर, दे डू देयर बेस्ट टू अंडरमाइन द लीगलिटी, वो कानून को रद्द करने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर कोर्ट का एक चैलेंजिंग टास्क सामने निकल के आता है। बट ये एक चैलेंज है कोर्ट के पास, विद ड्यू रिस्पेक्ट नॉट ऑलवेज राइजन टू। ठीक है, हमेशा कोर्ट के पास ऐसे मुद्दे आते भी नहीं है, और जब आते हैं तो कोर्ट को बहुत चैलेंजिंग तरीके से उसको हैंडल भी करना पड़ता है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर जिसने हलवा खाया ना, खाने वाले के ऊपर ही इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ठीक खा रहे हो या गलत खा रहे हो। ठीक है, आप खाने वाले हो हलवे को, बनाया किसी और ने, अगर आप बताओगे आपने जो खाना खाना चाहे, ये हलवा खाना चाह रहे हो, ये ठीक है या नहीं, तो इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को किस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है कि कोर्ट का जजमेंट आया था कर्नाटक की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर, उन्होंने ना जो मास रेजिग्नेशन हुआ था ना उसको सैंक्टिफाई कर दिया था। ठीक है, एंटी डिफेक्शन के क्लॉज के अंदर। लेकिन जो प्रेजेंट केस है ना, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दूसरे तरीके से हैंडल की जा रही हैं। हुआ ये था ना कि अगर क्राइसिस की शुरुआत क्या हुई थी ना, शिवसेना के अंदर जो लोग रेबल एमएलएस थे ना, उन सब ने ना गुवाहाटी के अंदर एक रिजॉर्ट में जाकर के सबके सब रुक गए थे। ठीक है, उन्होंने फिर स्टेट के खिलाफ ही अपने एलिगेशंस लगाए थे। जो डेप्यूटी स्पीकर थे, है ना, उनको उस टाइम पर इनकी पार्टी, इनके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी महाराष्ट्र की, वहाँ पर कोई स्पीकर नहीं थे। तो उन्होंने बात की थी डेप्यूटी स्पीकर से। ठीक है, अब डेप्यूटी स्पीकर के पास बात की गई थी कि डिस्क्वालीफाई किया जाए इन रेबल्स को। ठीक है, और हुआ ये था कि जो डेप्यूटी स्पीकर थे ना, उनके खिलाफ अपने आप में ही एक केस चल रहा था। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नबम रेबिया का। ही सेड कि जो ही वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम डिसाइडिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन व्हाइल इट वाज पेंडिंग। ऑलराइट, डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ खुद ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जब चल रहा होता है ना, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नबम रेबियम केस में। तो ये आपको लिए मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया, ये नोट डाउन कर लेना, डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल होता है और उसके खिलाफ कैसे जजमेंट पास की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वेकेशन बेंच था, उन्हें डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर स्टे लगा दिया था। लेकिन इसको में समझना पड़ेगा, ये जो रेबल एमएलएस थे ना, कि क्या ये फ्लोर टेस्ट में वोट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना, गवर्नमेंट को नीचे गिरा सकते, नहीं गिरा सकते। लेकिन होता है कि नई गवर्नमेंट जो है उसको स्वॉन इन किया जाता है गवर्नर के द्वारा, है ना, और वो अपना खुद का स्पीकर भी चूज करते हैं। एंड इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ फेट अकम्प्लाई विद रिस्पेक्ट टू द पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस। फेट अकम्प्लाई अगेन उन्होंने फिर क्या किया, जो चल रहा था उसको चलते रहने दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब पर्सपेक्टिव की अगर बात करते हैं हम लोग, ये जो ऑर्डर्स हैं, करेक्टनेस है, कैसे काम करना पड़ेगा, ये 5 जज बेंच कैसे काम करेगा,
किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पर चेंज हो रही है, कैसे जुडिशियल इंटरवेंशंस किए जाएंगे। अगर काम ढंग से नहीं किया गया तो मे बी जो 10th शेड्यूल होता है ना, वो अपने आप एक डेड लेटर बन जाएगा। तो इसी सबको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट यही समझने की कोशिश करेगा कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर जो सिचुएशन बन गई है, इसमें 10th शेड्यूल का क्या रोल होगा, क्या इनको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे रेबल एमएलएज को, ठीक है ना, एज पर द लॉ, या फिर हम लोग यहाँ पर एक स्टांस लेंगे कि ठीक है, बार बार स्टेट की पॉलिटिक्स के अंदर डिस्टर्बेंस करने से अच्छा है कि जो चल रहा है उसको चलते रहने दो। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल क्या इसमें जजमेंट आता है। बट 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आया था और ध्यान में रखना है इसको।